हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस टजू ने होली सन फेंगजू वाले मैटर को तो सॉल्व कर दिया था, जिसके बाद वो सेकंड मेरिडियन में जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन वो सेकंड मेरिडियन में जा पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि एपिसोड के एंड में यू लाओ वहाँ पे आ गया था, जिससे देखकर एसएस टजू के साथ साथ उनके सभी डिसेबल्स वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें फिफ्थ मेरिडियन के इमोर्टल क्लैन के आउटर एरिया का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसएस टजू की नजरें अभी तक भी यू लाओ के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो वहाँ पे यू लाओ की तरफ देखते हुए कोल्ड टून में उससे कहते हैं, तो तुम कैसे मरना चाहोगे। एसएस टजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर यू लाओ उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मेरे डीमन क्लैन के पास नया डीमन किंग आ चुका है, इसलिए अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे डीमन क्लैन को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जंग का अंत इस तरह से होगा, और वो भी आपके हाथों से, क्योंकि मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता था कि इस जंग को हमारा नया डीमन किंग ही खत्म करेगा। यू लाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस टजू उसे वहाँ पे कोई जवाब दे पाते। उससे पहले ही बर्निंग क्रो वहाँ पे एसएस टजू से कहता है, बॉस मेरा इसके साथ काफी ज्यादा पुराना हिसाब किताब बाकी है, इसलिए प्लीज इसे मुझे अपने हाथों से मारने दीजिए। बर्निंग क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस टजू ने भी उसे वहाँ पे यू लाओ को ठिकाने लगाने की इजाजत दे दी थी, और खुद वो वहाँ पे एक बार फिर से अपने हेल कोड वाले सिंहासन को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर बैठ गए थे। जबकि बर्निंग क्रो वहाँ पे बहुत ही तेजी से यू लाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, जहाँ बर्निंग क्रो को इस तरह से अपनी तरफ आते हुए देखकर यू लाओ वहाँ पे थोड़ा स्माइल करते हुए उसे कहता है, बर्निंग क्रो तुम अभी तक भी जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम कब के मर गए होगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पिछले काफी लंबे अरसे से नहीं देखा। पर देखो तो सही, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम तो अभी भी पहले की तरह काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहे हो। अब यू लाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निंग क्रो को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पे थोड़ा हैरान होकर यू लाओ से सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो। असल में बर्निंग क्रो को तो यहाँ पे ऐसा लगता था कि यू लाओ ने उसके लोगों को अपने साथ मिलाते हुए बुरा बना दिया था, और इसी बात का बदला वो यू लाओ से लेना चाहता था। लेकिन जब वो वहाँ पे यू लाओ के मुंह से अपने बारे में सुनता है, तो वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गया था, और वो वहाँ पे यू लाओ से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि तुम कौन हो। और ये कहकर बर्निंग क्रो जब वहाँ पे यू लाओ को बहुत ही गौर से देखता है, तो उसे भी वहाँ पे मास्टर यू लाओ के बारे में पता चल गया था। बर्निंग क्रो वहाँ पे चलाते हुए उससे कहता है, डिमोनिक घोस्ट तुम, लेकिन ये तुम्हारी कैसी हालत हो गई है, और तुम इतने ज्यादा बुढ़े क्यों दिखाई दे रहे हो। और ये कहकर बर्निंग क्रो उससे कहता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मेरे लोगों को अपने झांसे में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं फंसा सकता। तुम तो बचपन में ही बहुत ज्यादा क्रूअल थे, और अब बुढ़ापे तक आते आते तो तुम और भी ज्यादा घटिया हो चुके होगे। मेरे बचपन का सिर्फ एक ही सपना था, और वो था तुम्हें खत्म करना, पर कोई बात नहीं, अपने उस सपने को आज मैं सच बनाऊंगा। वहीं लिन जॉन जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ बर्निंग क्रो की ये सारी बातें सुन रहा था, वो वहाँ पे पास में ही खड़ी हुई निंग्यू से कहता है, इस बर्निंग क्रो की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पिछले 1 लाख सालों से जिंदा है। लिन जॉन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि निंग्यू वहाँ पे स्माइल करते हुए उसे कहती है कि इसकी असल उम्र के बारे में बता पाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हाँ अपनी बातों से वाकई काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू लाओ वहाँ पे बर्निंग क्रो की क्रूअल वाली बात सुनकर उससे कहता है कि कमजोर और कचरा लोगों को मारने वाले कल्टीवेटर को क्रूअल नहीं कहते। जबकि यू लाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निंग क्रो को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो वहाँ पे अपनी पास को रिलीज करते हुए अपनी डीमन किंग वाली रियल फॉर्म में आ गया था, जहाँ वो गुस्से से अपना पाँव नीचे जमीन पे मारते हुए यू लाओ से कहता है, तो क्या तुम्हें मेरे क्लैन के सभी लोग कचरा और कमजोर दिखाई देते थे, जो तुमने उन सभी को खत्म कर दिया। मेरे मासूम लोगों को मार के तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। उसके बदले में आज मैं यहाँ पे तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत बहुत देने वाला हूँ कि तुम्हारी रूह तक भी कांप उठेगी। जबकि बर्निंग क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यू लाओ उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहता है, बर्निंग क्रो अब टाइम चेंज हो चुका है। पहले डीमंस अलग अलग रीजन्स के ऊपर कब्जा करने के लिए जिया करते थे, पर अब ऐसा नहीं है, अब सब कुछ चेंज हो चुका है। अब तो हम लोग मुश्किल से बस यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। जिसपे बर्निंग क्रो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह से समझता हूँ। तुमने अपने नए डीमन एम्परर को बनाने के लिए हजारों लोगों की कुर्बानियां दी, जिसमें मेरे भी क्लैन के लोग शामिल थे, इसलिए अब तुम्हारी इन इमोशनल बातों का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। बर्निंग क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यू लाओ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि अब कुछ भी कहना बेकार होगा, और वैसे भी उस समय मैंने जो भी किया था वो सब मैंने अपने डीमंस के भले के लिए किया था। अगर मुझे अपने डीमंस को बचाने का एक और मौका मिलता है, तो मैं वो सब दोबारा करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। यू लाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निंग क्रो वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हें मर ही जाना चाहिए। आज मैं यहाँ पे तुम्हें खत्म करके अपने लोगों के खून का बदला लूंगा। और ये कहते हुए बर्निंग क्रो ने वहाँ पे यू लाओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए यू लाओ वहाँ पे कुछ भी नहीं करता। पर हम देखते हैं कि यू लाओ को बचाने के लिए कैंसी वहाँ पे बीच में आ गया था, जो कि वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए बर्निंग क्रो के इस पावरफुल हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बर्निंग क्रो को समझाते हुए ये भी कह रहा था कि यू लाओ पहले से ही सब कुछ आ चुका है, इसलिए प्लीज उसे छोड़ दो, क्योंकि मैं एक नया डीमन किंग बन चुका हूँ, तो इसलिए हर हाल में मुझे उसे यहाँ पे बचाना ही होगा। लेकिन कैंसी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निंग क्रो को तो वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने अचानक वहाँ पे अपने अटैक की पावर को बढ़ाते हुए कैंसी को उड़ाते हुए वहाँ पे पीछे फेंक दिया था। जबकि कैंसी को वहाँ पे इस तरह से पीछे आते हुए देखकर यू लाओ को भी वहाँ पे कैंसी की काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी। और सेम हालत वहाँ पे लियू जेन और डोंगमी की भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो तीनों बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू लाओ कैंसी को सामने सेटने के लिए कहता है, लेकिन कैंसी तो वहाँ पे उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, जो देखकर यू लाओ वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उसे कहता है कि याद करो तुम्हें डीमन एम्परर बनाने के लिए हम लोगों ने कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। अब तुम ही हमारे डीमंस की एक आखिरी और एक लौती उम्मीद हो। अगर
तुम्हें भी यहाँ पे कुछ हो गया तो हम डीमंस का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन ये कहते कहते हम देखते हैं कि यूलाओ की अपनी हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब तो वहाँ पे उसे इससे ज्यादा और बोला भी नहीं जा रहा था। जबकि कैंसी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बर्नी क्रो से कहता है कि अगर तुम अपना बदला ले नहीं चाहते हो तो तुम मुझसे अपना बदला ले सकते हो, लेकिन प्लीज यूलाओ को छोड़ दो। कैंसी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे एक बार फिर से अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगा था, जो कि पिछले वाले से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। लेकिन बर्नी क्रो का वो अटैक वहाँ पे रेडी हो पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक ऐसे तजू को वहाँ पे कुछ सेंस होता है, और अगर वो चाहते तो वो यहाँ पे यूलाओ को रोक भी सकते थे, लेकिन वो वहाँ पे कुछ भी नहीं करते। और तब तक बहुत ज्यादा देर भी हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि यूलाओ ने वहाँ पे अपने ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए खुद को वहाँ पे खत्म कर लिया था। यूलाओ ये बात अच्छी तरह से जानता था कि कैंसी की भी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, और अगर बर्नी क्रो को वो पावरफुल अटैक उसे वहाँ पे लग जाता तो हो सकता है कैंसी की वहाँ पे मौत भी हो जाती। पर यूलाओ किसी भी हालत में कैंसी को वहाँ पे बचाना चाहता था, इसलिए कैंसी को बचाने के लिए उसने वहाँ पे अपनी कुर्बानी दे दी। जो देखा तो बेचारा कैंसी जल्दी से भागते हुए वहाँ पे यूलाओ के पास चला गया था। वहीं बर्नी क्रो को भी ये सब देखते हुए वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूलाओ वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए बर्नी क्रो से कहता है, लो जो तुम चाहते थे वो मैंने खुद ही पूरा कर दिया। मैंने यहाँ पे खुद को ही मार के तुम्हारे बदले को पूरा कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि मेरी मौत के साथ तुम्हारे बदले की आग भी शांत हो जाएगी। जबकि वहीं हम कैंसी को देखते हैं जैसे वहाँ पे सबकी कोई परवाह ही नहीं थी, वो तो बस वहाँ पे यूलाओ को देखते हुए बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे यूलाओ से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन यूलाओ उसकी बात का कोई भी जवाब दे पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि यूलाओ की आंखें वहाँ पे बंद हो चुकी थी। जो देखकर निंग्यू भी वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए कहते हैं कि इसने अपनी डिमोनिक वेंस के ऊपर अटैक करते हुए अपनी डिमोनिक वेंस के साथ साथ अपने मेरिडियंस को भी खत्म कर लिया है, जिसकी वजह से अब ये हमेशा हमेशा के लिए एक यूजलेस पर्सन बन गया है। असल में यूलाओ ने यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया था, जो कि कल्टीवेटर के लिए मौत से भी ज्यादा बदतर सजा थी। और सेम निंग्यू की तरह हम देखते हैं कि सतजू के बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि यूलाओ यहाँ पे इतना बड़ा फैसला लेगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे कैंसी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे नेचर ने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है, और अब क्योंकि तुम एक नई डीमन किंग हो तो मुझे भी अब डीमंस की कोई चिंता नहीं, और क्योंकि अब यूलाओ ने अपनी डीमन कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है तो वो दोबारा डीमन एम्परर कभी भी नहीं बन पाएगा, इसलिए उसे मारने का कोई फायदा भी नहीं है। तो तुम उसे यहाँ से ले जा सकते हो, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, कभी भी यूलाओ की तरह मत बनना। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कैंसी वहाँ पे यूलाओ को उठाते हुए उसे लेकर वहाँ से जाने लगा था, क्योंकि ये बात तो कैंसी भी अच्छी तरह से समझता था कि यूलाओ के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब उसके कर्मों की सजा थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें थर्ड मरीडियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एसएसटजू अपने सभी डिसेबल्स को लेकर थर्ड मरीडियन के टेलीपोर्टेशन एरे की तरफ ही बढ़ रहे थे, ताकि वो सभी लोग उस टेलीपोर्टेशन एरे से होते हुए सेकंड मरीडियन के अंदर जा सके, क्योंकि अब वो लोगों की अगली मंजिल सेकंड मरीडियन ही थी। जहाँ टेलीपोर्टेशन एरे की तरफ जाते हुए लीना वहाँ पे अपने बाकी सभी साथियों से कहती है कि मेसूमो एक बार फिर से अपने मोस्टर ट्राइब को रीबिल्ड करना चाहती है, और उनकी मदद करने के लिए लिन ज़ुआन भी यहीं पे रुकने वाला है, इसलिए अफसोस वो दोनों हमारे साथ नहीं आ पाए। हालांकि लिन ज़ुआन का तो हमारे साथ आने का काफी ज्यादा मन था। वही लीना की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, साथियों तुम सभी को क्या लगता है सेकंड मरीडियन किस तरह की दिखाई देती होगी, क्योंकि सेकंड मरीडियन के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ पे सभी लेजेंडरी इमोर्टल कल्टीवेटर्स रहते हैं, जो कि पिछले लाखों हजारों सालों से वहाँ पे जी रहे हैं, और ऊपर से तो मुझे ये भी जानने को मिला है कि वहाँ पे चारों तरफ लेजेंडरी बीस्ट भी मौजूद है। उन सभी को देखते हुए उन सभी के साथ मुकाबला करने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मेरा हमेशा से ड्रीम था एक लेजेंडरी इमोर्टल कल्टीवेटर के साथ मुकाबला करने का। वहीं फेंग ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचू भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहती है कि हो सकता है कि हमें वहाँ पे कुछ एंशिएंट स्टोन्स भी मिल जाए, क्योंकि सेकंड मरीडियन बहुत ही ज्यादा पुरानी जगह है, और अगर हमें वहाँ पे एंशिएंट स्टोन्स मिल गए तो उन्हें बेचकर हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे एक एक करके अपने दिल की बातें सभी को बता रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि रिनजुई वहाँ पे उन सभी में से थोड़ा चुप दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे एसएसटजू की तरफ देखते हुए अपने मन में ही कहती है, एसएसटजू के साथ एक सुकून भरी वाक़ किए हुए मुझे 10,000 साल से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है। पहले तो एसएसटजू ज्यादातर मुझे ही अपने साथ ले जाते थे, और मुझे भी उनके साथ जाने में बहुत ज्यादा खुशी होती थी, पर अब सब कुछ चेंज हो चुका है। वह रिनजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएसटजू के फेस में भी थोड़ी स्माइल आ गई थी, और वो भी वहाँ पे रिनजू की तरफ ही देखने लगे थे, जैसे उन्हें वहाँ पे रिनजू के दिल की भी बातें सुनाई दे रही है। जो देखकर रिनजू बेचारी वहाँ पे थोड़ा बलश करते हुए कहती है कि हो सकता है कि मैं गलत सोच रही हूँ, और ये भी हो सकता है कि सेकंड मरीडियन के अंदर मुझे एक बार फिर से एसएसटजू के साथ एक लंबी वॉक करने को भी मिल जाए। और अभी रिनजू वहाँ पे ये सब अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पे पीछे से कुछ डिसेबल्स कहते हैं कि कहीं हम लोग किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे चलते हुए काफी ज्यादा देर गुजर चुकी है। वहीं उन लोगों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे उन सभी से थोड़ा गुस्से से कहता है कि तुम सभी लोग एसएसटजू के पीछे जा रहे हो, और एसएसटजू भला गलत कैसे हो सकते हैं। और अभी बर्नी क्रो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही बर्नी क्रो की नजर वहाँ पे अपने सामने मौजूद टेलीपोर्टेशन एरे के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो जल्दी से वहाँ पे चलाते हुए अपने बाकी सभी साथियों से कहता है, देखो वो रहा वो टेलीपोर्टेशन एरे। टेलीपोर्टेशन एरे का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, और वो जल्दी से जंप करता हुआ सीधा वहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है, जहाँ देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरे को एक्टिवेट करना भी शुरू कर दिया था। और हम देखते हैं कि फेंग की स्पिरिचुअल पावर्स की वजह से वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरे भी वहाँ पे धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगा था। जो देखा तो फेंग वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस पावरफुल टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरो को यहाँ पे मैंने खुद से ही
एक्टिवेट कर लिया और फैंग कैसा कहते ही हम देखते हैं कि वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरिया वहाँ पे पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका था, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलते हुए सीधा वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी। जो देखकर फैंग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि सबसे पहले मैं ही इसके अंदर जाऊंगा। और ये कहकर जैसे ही फैंग वहाँ पे टेलीपोर्ट होने के लिए आगे जंप लगाता है तो हम देखते हैं कि अचानक उस एनर्जी ने वहाँ पे फैंग को उठा के पीछे की तरफ फेंक दिया था, जहाँ वो पीछे से तेजू की तरफ आते हुए उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था, मास्टर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरिया से पहले मैं ही टेलीपोर्ट होना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कैसे तेजू ने उसे वहाँ पे बबल में ट्रैप करते हुए उसे वहाँ पे बचा लिया था और खुद वो वहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरिया को बहुत गौर से देखते हुए कहते हैं कि ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरिया एक ट्रैप है। ऐसा तेजू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कैसे तेजू के सभी डिसेबल्स को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो सभी लोग वहाँ पे हैरान होते हुए उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरिया को ही देखने लगे थे, जहाँ देखते देखते उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरिया की सारी एनर्जी वहाँ पे एक ही जगह पे आके इकट्ठा होने लगी थी। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे स्पेस में क्रैक आना शुरू हो गया था, जहाँ उस क्रैक ने धीरे धीरे बड़े होते हुए वहाँ पे एक पोर्टल का रूप ले लिया था। वो पोर्टल वहाँ पे बिल्कुल ब्लैक होल की तरह दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस पोर्टल ने वहाँ पे मौजूद हर एक चीज को अपने अंदर खींचने शुरू कर दिया था। जैसे जैसे तेजू की सभी डिसेबल्स खुद को वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बचा रहे थे और फैंग बेचारे की तो सारी एक्साइटमेंट भी वहाँ पे खत्म हो चुकी थी। वो वहाँ पे चलाते हुए कहता है कि ये कोई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरिया नहीं है, बल्कि ये तो एक ब्लैक होल है। वही ऐसा तेजू के अलावा हम देखते हैं कि ऐसा तेजू के बाकी सभी डिसेबल्स की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि हर गुजरते पल के साथ उस पोर्टल की पावर वहाँ पे बढ़ती ही जा रही थी, जिसका इम्पैक्ट सीधे सीधे वहाँ पे ऐसा तेजू के डिसेबल्स के ऊपर हो रहा था। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक ऐसा तेजू वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पोर्टल को ही वहाँ पे बंद कर देते हैं और एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ वो पोर्टल वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसे डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर लिंक्स वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए कहती है कि इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरिया की आड़ में इन लोगों ने यहाँ पे एक ट्रैप बिछा रखा था, ताकि सेकंड मेरिडियन के अंदर जाने वाले लोग इस ट्रैप में ही फंसकर यहाँ पे मारे जाए। इसका मतलब है कि सेकंड मेरिडियन के लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई भी थर्ड मेरिडियन से होते हुए उनकी सेकंड मेरिडियन तक आए। वहीं लिंक्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लीना वहाँ पे इधर उधर देखते हुए कहती है, पर अब तो इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अलावा इस डेजर्ट में और कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग सेकंड मेरिडियन के अंदर जा सके। तो अब हम लोग आखिर सेकंड मेरिडियन के अंदर जाएंगे कैसे? पर अभी लीना वहाँ पे ये सब क्या ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि तेजू अचानक ही वहाँ पे जोनिंग और जूहो की तरफ देखने लगे थे, जो देखकर बर्ने करो वहाँ पे तेजू से सवाल करते हुए पूछता है, बॉस आखिर आप इन दोनों को इस तरह से क्यों देख रहे हैं? क्या इन लोगों ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है? लेकिन बर्ने करो की बात सुनकर हम देखते हैं कि तेजू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते। वो वहाँ पे दोनों बहन भाई की तरफ देखते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, क्या तुम अभी तक भी छुपी रहोगी? वही ऐसा तेजू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जूनिंग और जूहो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा तेजू ये सब क्या कह रहे हैं। इवन बेचारी जूनिंग तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है, आप किसके छुपने की बात कर रहे हैं? लेकिन अभी जूनिंग वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ऐसा तेजू ने वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों बहन भाइयों के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर तो उन दोनों बहन भाइयों ने डर के मारे वहाँ पे अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। और सेम हालत वहाँ पे ऐसा तेजू के बाकी सभी डिसेबल्स की भी दिखाई दे रही थी। उन लोगों को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा तेजू को यहाँ पे ये क्या हो गया है जो वो इस तरह से इन दोनों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जबकि ऐसा तेजू की डिवाइन स्पिरिचुअल पावर की वजह से हम देखते हैं कि उन दोनों बहन भाइयों की बॉडी के अंदर से दो अलग अलग एनर्जीज बाहर निकलते हुए वहाँ पे आपस में मर्ज होने लगी थी, जो देखकर तो बेचारी जूनिंग और जूहो दोनों वहाँ पे और भी ज्यादा डर चुके थे। उन्हें तो वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उन दोनों के साथ हो क्या रहा है। इवन अब तो उन दोनों को वहाँ पे ये भी लगने लगा था कि शायद उन दोनों की बॉडी के अंदर कोई घोस्ट मौजूद था, और ये बात उन दोनों को वहाँ पे और भी ज्यादा डरा रही थी। और तब तक हम देखते हैं कि वो एनर्जी भी वहाँ पे आपस में मर्ज हो चुकी थी, जो कि धीरे धीरे वहाँ पे चारों तरफ घूमने लगी थी। और उस एनर्जी से हमें वहाँ पे एक लेडी की आवाज भी सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे ऐसा तेजू से सवाल करते हुए पूछ रही थी कि तुमने मुझे इन दोनों की बॉडी के अंदर कब ढूंढा था। जिस पे ऐसा तेजू भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि जब बंगलाऊ विलेज के अंदर मेरी पहली बार इन दोनों के साथ मुलाकात हुई थी, उस समय ही मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया था। और ऊपर से मुझसे बचने के लिए जब तुमने इन दोनों की भागने में मदद की थी, उस समय पहली बार मुझे तुम्हारी ब्रेथ महसूस हुई थी, इसलिए तो उस समय मैंने इन दोनों को जाने दिया था। ऐसा तेजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो एनर्जी वहाँ पे एक लड़की का रूप लेते हुए ऐसा तेजू से कहती है, जू जंग तुम तो अब धीरे धीरे मुझे और भी ज्यादा इंप्रेस करते जा रहे हो। अब तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस हो चुकी हो। जबकि वहीं उस लड़की को वहाँ पे अपने ऐसे तेजू के साथ इस तरह से बात करते हुए देखकर रिंजुई वहाँ पे थोड़ा गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहती है, कौन हो तुम? रिंजुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की भी उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि मैं सेकंड मेरिडियन की लाइन से बिलोंग करती हूँ। अब ये सुनकर तो वहाँ पे रिंजुई के साथ साथ बाकी सभी को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। हिमालयन और डोमी तो अचानक वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए भी आगे बढ़ गए थे, पर जैसे वो दोनों वहाँ पे अपनी पास को कंबाइन करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि अचानक वो लड़की वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए उनके पीछे आ गई थी और उन दोनों का अटैक वहाँ पे बाल के साथ टकराते हुए वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जो देखकर तो ल्यूजियन और डोमी के साथ साथ बाकी सभी को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। पर हम देखते हैं कि वो लड़की इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वो वहाँ पे तेजू के हर एक डिसेबल के पीछे टेलीपोर्ट होते हुए उनसे कहने लगी थी कि तुम सभी को इस तरह से शौक होते हुए देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, पर तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो। तुम सभी लोग भले ही सुप्रीम इमोर्टल कल्टिवेटर्स बन चुके हो, लेकिन अभी तक भी तुम लोगों के अंदर मौजूद वो बोरिंग ह्यूमन इमोशंस मौजूद है। और ये कहकर वो वहाँ पे तेजू की तरफ आते हुए उनसे कहती है, लेकिन तुम मुझे इन सभी में से अलग दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का कोई भी इमोशन दिखाई नहीं दे रहा, जिसका मतलब है कि तुम इन इमोशंस वाली चीजों से बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुके हो। असल में कौन हो तुम? क्या तुम कोई गॉड हो? लेकिन अभी वो लड़की वहाँ पे तेजू से सवाल करते हुए ये सब पूछ ही रही थी,
कि तभी हम देखते हैं कि एसएस उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कॉल टून में कहते हैं कि ये सब जानने के लिए अभी तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और एसएस के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि उस लड़की के ऊपर एसएस की डिफेंस पिचुल और का प्रेशर पड़ने लगा था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे अपने घुटनों पे आ चुकी थी। यहाँ पे एसएस ने उसकी सारी एटीट्यूड को एक ही झटके में तोड़ दिया था। अभी तक वो खुद को वहाँ पे उन सभी से ज्यादा ताकतवर समझ रही थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड एसएस ने यहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दी थी। वो लड़की वहाँ पे एसएस के इस पावरफुल अटैक को देखकर वहाँ पे चौंकते हुए एसएस से कहती है, कौन है आप और आप इतने ज्यादा पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हैं? इवन एक 5 लाख साल पुराना इमोर्टल सेंट कल्टीवेटर भी इस तरह से अपने पास को कंट्रोल नहीं कर सकता जैसे आपने यहाँ पे अपने सिर्फ एक इशारे से ही मेरे ऊपर अपनी पास का प्रेशर डाल दिया। लेकिन एसएस उसकी इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ पे कॉल टून में उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास समय बहुत ज्यादा कम है, इसलिए जल्दी से सब कुछ बताना शुरू करो। एसएस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की भी वहाँ पे अपना मुंह खोलते हुए एसएस को बताती है कि मैं बस सेकंड मरीडियन की एक ऑब्जर्वर कल्टीवेटर हूँ, जो कि यहाँ पे 5th मरीडियन में इसलिए आई थी ताकि मैं अपनी मदद के लिए 5 मरीडियन के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर को ढूंढ सकूं, जो कि मेरे साथ सेकंड मरीडियन के अंदर आकर हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सके। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस ने भी वहाँ पे उसके ऊपर से अपनी पावर का प्रेशर हटा लिया था, जिसके बाद वो लड़की वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मेरी पिछले काफी समय से नजर होली सन फेंग जू के ऊपर थी। वो 5th मरीडियन का सबसे पावरफुल सुप्रीम इमोर्टल कल्टीवेटर था, लेकिन अब जब मैं आपके पास को देख चुकी हूँ तो मेरी नजरों में आपसे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है, इसलिए अब आपको ही हमारी मदद करनी होगी। और ये कहकर उस लड़की ने वहाँ पे अपनी इमोर्टल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक हेमली गेट को बनाना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़ा हेमली गेट बनकर सामने आता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि काफी ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस हो निकल रहा था। और यही था सेकंड मरीडियन के अंदर जाने का रास्ता। वहीं वो लड़की वहाँ पे उस हेमली गेट की तरफ इशारा करते हुए एसएस से कहती है, प्लीज एसएस गॉड किलिंग फीस्ट को ज्वाइन करने के लिए हमारी मदद कीजिए। गॉड किलिंग फीस्ट का नाम सुनकर हम देखते हैं कि एसएस के फेस के ऊपर एक कोड लुक आ गया था और वो वहाँ पे काफी गौर से उस हेमली गेट की तरफ देखने लगे थे। पर इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।